ये उस कंट्री की तरफ से बयान आ रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है, डिवाइडेड G20 क्या भारत में कोई कंसेंसस ला पाएगा? मेरे ख्याल से मुश्किल ही है, क्योंकि हर एक आप देखिए G20 बना था क्योंकि जब G7 फेल हो गया था 2008 में, इकोनॉमिक क्राइसिस में, जब 2-2 साल पुराने बैंक $1-1 के बिके थे। तो इन लोगों ने G7 ने हमको बुलाया, जो नए उभरती जो शक्तियाँ हैं जिनमें भारत, इंडोनेशिया और आसियान के देश हैं। अब ये हो रहा है कि अपना जो इनका G7 का जो एजेंडा है वो उसको हम पर थोपने की कोशिश की जा रही है। तो मेरे ख्याल से इसमें हम कैसे कंसेंसस बना सकते हैं? होगा कि गिव एंड टेक तो होता ही है, और जैसे अब G7 की का जो लिटमस टेस्ट है वो इसके G20 का, कि वो यूक्रेन को सपोर्ट किया जाए और रूस की वो की जाए, बुराई की जाए। पर इस मामले में मैं कहूँगा कि भारत के प्रधानमंत्री का बहुत नेतृत्व में बड़ी। सर, आप जो बता रहे हैं, मेरे पास इसमें एक सवाल है। आप इस G20 ने क्या क्या देखा? एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ईरान के न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर हलचल, और अब यूक्रेन। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, इस G20 को क्या ये यूक्रेन डोमिनेट करेगा, या जो थीम भारत लेकर आया है वो डोमिनेट करेगा, या फिर समथिंग व्हिच इज गोइंग टू पैरा ड्रॉप? निशांत जी, ये जो G20 भारत में होने वाला है, मुझे लगता है कि जो हील, हार्मोनी और होप, ये जो 3 शब्द प्रधानमंत्री जी दिए हैं, तो पूरी दुनिया को इस समय हील की जरूरत है। वो हील क्या है? आप जो जितने मुद्दे उठाए, सबसे बड़ा ग्लोबल सप्लाई चेन का बड़ा मुद्दा है। और आपने अपनी इनिशियल रिपोर्ट में बताया कि प्रधानमंत्री जी का ये बड़ा ये टारगेट होगा कि इस समिट में, इस महाकुंभ में हम ग्लोबल सप्लाई चेन की बात करें। इस महासमागम में हम जब बात करें तो हम क्लीन और अफोर्डेबल एनर्जी की बात करें, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ग्लोबल साउथ की है वो एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर के है, और उसके लिए हमें क्लाइमेट फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि जब दुनिया की महाताकतें यहाँ पर आ रही हैं, तो भारतीय प्रधानमंत्री इस बात को रखेंगे कि हिंदुस्तान आवाज बन सकता है यदि हम सब एक मंच पर आए और जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को हम साइड करें, उसको बगल में रखें। क्या ये कर पाएंगे? सवाल ये खड़ा। मैं समीर के पास जाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले सर, क्विक रिएक्शन। क्या जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हम उससे डिटर हो पाएंगे? क्या उससे हम परेशान हो पाएंगे, या फिर हम उसको अलग करके आगे बढ़ पाएंगे? इंडिया की पोजीशन आप कैसे देखते हैं? इंडिया की पोजीशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस वक्त दुनिया जो है एक समुंदर, जो तूफानी समुंदर से एक नाव जा रही है, और इंडिया एक तरह का एंकर है, एक तरह का लंगर जिसे हिंदी में कहते हैं। और इस एंकर को की जो भूमिका प्रधानमंत्री ने बनाई है, उसमें एक चीज़ होती है क्रेडिबिलिटी। भारत की क्रेडिबिलिटी एज ए ऑनेस्ट ब्रोकर उभरी है, भारत की ब्रांड उभरी है। देखिए, ब्रांड भारत को जो प्रमोट किया है, जो दूसरी कंट्री से जब G20 किया था नहीं किया है, जैसे यहाँ पे इतनी सारी जगहों पे 1 साल तक करने का, तो इसके जो फायदे होंगे वो ग्लोबल फायदे भी होंगे और भारत को भी होंगे। रही बात यूक्रेन वॉर की, मेरे को लगता है कि भारत का जो रवैया रहा है कि हम वॉर एक्सेप्टेबल नहीं है, पर हम इसको हाईजैक नहीं करने देंगे एजेंडा को, तो मेरे को लगता है वही फ्रंट एंड सेंटर रहेगा, वासुदेव कुटुंबकम। ओके समीर, बैक टू यू। बिल्कुल, लेकिन हमने यहां पर थोड़ी देर पहले जिक्र किया एक्सटेंशन का भी। अफ्रीकी संघ को सदस्यता दिलाने के पक्ष में नजर आ रहा है भारत। अगर ये 55 देश भी हिस्सा बनते हैं, अफ्रीकी संघ भी G20 का हिस्सा बनता है, तो इससे बदलेगा क्या? इस एक्सटेंशन से हासिल क्या होगा आपके हिसाब से? देखिए, अफ्रीका एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र, महादेश के रूप में उभर रहा है। इसके पास खनिज पदार्थ से लेकर बाजार तक भी माने जा रहे हैं। चीन जा रहा है वहाँ, अमेरिका भी चाह रहा कि अमेरिका जा ही नहीं चाह रहा कि भारत भी वहाँ पर काफ़ी सक्रिय हो। तो लेकिन हमें अफ्रीका को एक दूसरे नज़रिए से देखने की आवश्यकता है जी। एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा भूभाग जो बहुत दिनों से विकसित नहीं हो पाया, बाकी क्षेत्र विकसित हो रहे हैं, तो एक नई भूमिका निश्चित ही आएगी। एक जिसे कहते हैं भू राजनीति का एक केंद्र भी बन रहा है, और हमें इस भू राजनीति केंद्र को किस तरह से एक बड़े जिसे का आर्थिक परिप्रेक्ष्य में लाएं, और किस तरह से इसे हम एक सांस्कृतिक धरोहर, जैसे भारत इस बार बहुत ही ज़्यादा बोल रहा है कि किस तरह से संस्कृति इन सारे जितने भी विभाजन है उन्हें एक तरह से पाट सकता है। तो इन तीनों जो दिशाएं हैं, इन तीनों दिशाओं को एक साथ लेकर हम अफ्रीका को एक नया दिशा दे सकते हैं, एक नई परिप्रेक्ष्य दे सकते हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है, देखिए यहाँ बात आ रही है अफ्रीका यूनियन की, कोई एक इंडिविजुअल कंट्री की नहीं आ रही। साउथ अफ्रीका केवल एक राष्ट्र है वहाँ पर, तो इस तरह से बहुत सारे जो
वहां पर विभाजन हो सकते हैं। पूरे के पूरे अफ्रीका यूनियन को लाने से उस विभाजन से बचा जा सकता है और इस पर शायद ही किसी को आपत्ति हो, चाहे न ही चीन को आपत्ति हो सकती है, ना अमेरिका को आपत्ति हो सकती है, क्योंकि पूरा अफ्रीका महादेश आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, काफी बहुत बहुत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन तुर्की का रुख क्या होगा? प्रोफेसर राजन कुमार, जरा हमारे दर्शकों को ये समझाइए, भारत आज जिन मोटिव्स को लेकर G20 में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसमें तुर्की की तरफ से कोई रोड़ा, कोई अड़ंगा नजर तो नहीं आता? देखिए, आज मैं टर्की को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। टर्की बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो रास्ते हैं ब्लैक सी से और बॉस्फोरस से जो निकलते हैं वो टर्की के रास्ते से निकलते हैं। तो जो भी सप्लाई चेन और रेजिस्टेंस की बात हो रही है, उसको रिस्टोर करने की बात हो रही है, बिना टर्की की मदद से वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि अभी सबसे बड़ा क्राइसिस क्या चल रहा है कि अफ्रीकन कंट्री या बाकी देशों को फूड और एनर्जी फर्टिलाइजर का क्राइसिस चल रहा है। Right. और टर्की वहाँ पे, टर्की नाटो का मेंबर है और रूस के साथ भी अच्छे रिलेशन है। तो टर्की वहाँ पे मीडिएट करने की कोशिश कर रहा है। अभी 2 दिन पहले अर्दोआन और पुतिन की मीटिंग भी हुई थी मॉस्को में, सोची में। तो उसमें हालांकि कोई अभी उस पर निर्णय नहीं हो पाया, लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट रोल टर्की यह प्ले कर सकता है कि अगर रूस को कन्विंस कर पाए और यूक्रेन और नाटो के मेंबर को कन्विंस कर पाए कि ये ग्रेन डील को अगर अटैक वहाँ पे नहीं हो ब्लैक सी में, तो और रशिया का जो डिमांड्स है उसको थोड़े मान लें, तो फिर से ग्रेन सप्लाई जो रुक गया था ब्लैक सी के रास्ते से, वो रिस्टोर हो सकता है। और जहाँ तक भारत की भूमिका की बात है, तो भारत, देखिए, ये 1983 के बाद सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट हो रहा है भारत के हिसाब से। और दूसरे जो मीटिंग होंगे वो एक ब्राजील में होंगे, फिर साउथ अफ्रीका में होंगे, तो ग्लोबल साउथ वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाए। और 2 इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है वेरी क्विकली। एक देखिए, यहाँ कोई भी मल्टीलैटरल इस तरह के डिस्कशन में हाई पॉलिटिक्स पे बात होती है, लो पॉलिटिक्स बात होती है। SDG, एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, सप्लाई चेन, ये सब लो पॉलिटिक्स है और उस पर कंसेंसस बनेंगे थोड़े से। जहाँ पे नहीं बनेगा वो है रशिया यूक्रेन का इशू, उस पर कोई भी कंसेंसस बनने की संभावना नहीं है और कोई भी ज्वाइंट डिक्लेरेशन की संभावना नहीं है। बिल्कुल। तो दुनिया के इस महामंच पर निशांत कई अहम मुद्दों को लेकर बर्फ पिघलने के भी आसार हैं। ये एक बड़ी बात निकल कर सामने। देखिए, एक बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस G20 को एक रूटीन अफेयर नहीं बनाया और सवाल खड़ा यह होता है कि अब क्या ऐसे ही G20 आने वाले समय में, और खासकर जब प्रधानमंत्री ने ग्लोबल इंस्टीट्यूशन की बात की है, तो क्या हम G20 को क्या उस परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं? यह बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ 2 खास मेहमान वहां पर हैं, मैं उनके पास अभी आने वाला हूं। लेकिन G20 शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शिरकत नहीं करेंगे।